नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हमने एक ओरिजिनल पेपर की व्यवस्था करवाई थी जिसमें हमने आपको थ्योरी के क्वेश्चन बताए थे। आज हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो सभी फर्स्ट ईयर ट्रेड में कॉमन रहते हैं। तो आप किसी भी ट्रेड से क्यों ना हो, ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 20 जुलाई 2023 को जो इवनिंग शिफ्ट हुई थी उसका ये ओरिजिनल पेपर है। आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो हमें सेंड जरूर करना कौन से क्वेश्चन आए थे व्हाट्सएप पर। यूट्यूब के चैनल पर जो कवर होता है वो कवर फोटो पर हमारे व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये अपडेट PDF और क्वेश्चंस वहाँ पर हमने प्रोवाइड आपको करवा रखा है। और बता दूँ आपको कि हमारा पेपर जो है वो उसी में से आ रहा है जो हमने आपको करवाया है। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हो तो चैनल को तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से, तो जा कर के उसको देखो। उसमें जितनी क्लास है पूरा पेपर वहीं से आ रहा है। मेरी बच्चों से बात हुई, वो सारा 100% पेपर वहीं से कवर हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, आज जो हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के करवा रहे हैं उसके भी क्वेश्चन करवा दिए। इसमें 2-3 नए क्वेश्चन हैं जो शायद पहले हमने नहीं करवाए थे, तो वो हम आपको इसमें करवा देंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर ताकि वो भी अपने साथ जुड़ सके। आ जाओ जी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ से शुरू हो रहा है। नहीं, ये तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आ गया। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन आते हैं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग के आते हैं, उसकी एक अलग क्लास दूंगा मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें भी दिया है। वैसे तो बहुत सारी क्लासेज है पहले से ही, बस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है और अच्छे से आपको कवर अप करना है। आ जाओ जी, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना पर्याप्त हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। 2-3 चीज़ें पहले शेयर करना चाहूँगा। पेपर इंग्लिश में पंजाबी में है। इंग्लिश वालों को समझ आ जाएगा, पंजाबी वालों को समझ आ जाएगा, और हिंदी में तो हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। मतलब पूरा वीडियो हिंदी में ही बोल रहे हैं, हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, तो हिंदी वालों को भी समझ आएगा। कुल मिलाकर सबको समझ आएगा, इसलिए पढ़ लेना। क्योंकि मैंने पिछली बार जब वीडियो डाली तो बच्चे कह रहे थे कि कम भाषा समझ में आई। अरे भाई, भाषा पर ध्यान ही नहीं देना, हम जो बता रहे हैं बस उस पर जाना है। आइए पहले सवाल से देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, यानी संचार, जिसमें दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड, बिना शब्दों का इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन क्या कहलाता है। हमारे 2 तरह के संचार होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है गैर मौखिक। इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, जिसमें वर्ड बोल करके शामिल नहीं किए गए, केवल लिख करके आपने भेजा। माय डियर, इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। गैर मौखिक संचार, शुद्ध हिंदी क्या लिखी हुई आएगी? गैर मौखिक संचार। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आएगा, रट लीजिए इसे। इतनी टफ इंग्लिश भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आए। और भाई, जब पेपर के लिए जाना है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी में मैनेज भी करके जाना है। सिंपल और सीधे और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यार, कौन बताता है ऐसे। तो पढ़ लो, किसी एग्ज़ाम से पहले उसका आभास हो जाना ही हमारे लिए बड़ी बात होती है। सवाल देखो, अब देखो, सीडो का फुल फॉर्म पूछेंगे तो ये तो इंग्लिश में ही आएगा, किसी भी भाषा में आप पढ़ लेना। बहुत सिंपल सा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटे उद्योगों के विकास के लिए बना हुआ संगठन सीडो कहलाता है। अब इसका क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, कुछ भी हो, तो आज इसमें कम से कम 4 से 5 तो फुल फॉर्म है। जैसे देखो, GDP की फुल फॉर्म, GDP की फुल फॉर्म किसको याद नहीं होगी बताओ? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। माय डियर, इसी से किसी देश की ना एक तरह से वो कहते हैं क्या, वो डिसाइड होता है इकोनॉमी, ग्रोथ। GDP से ही पता लगता है देश की GDP कितनी है, कहाँ जा रही है। तो इसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। आपकी एक और आ रहा है यार, GPS का भी फुल फॉर्म आया है, मैंने बच्चों से सुना था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं इसे। ये मैपिंग में काम आता है, जो अपन लोकेशन सर्च करते हैं ना, उसमें होता है ये। खैर, अभी तो GDP का याद रखना। फिर देखो एक और आया, स्वोट किसकी फुल फॉर्म है? तीसरी फुल फॉर्म आई है। इसमें हिंदी या इंग्लिश कुछ भी नहीं करेगा, आपको याद ही रखना है। तो स्वोट का पूरा नाम होता है
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और आपके पास चुनौतियाँ क्या क्या है। ये एक तरह से वो अप्रेंटिसशिप वाला, स्किल इंडिया वाला जो चैप्टर है ना आपका, वहाँ से क्वेश्चन आए भी। किसी भी व्यक्ति में अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, जैसे हमारी थ्योरी में कमांड है भाई, सीधी सी बात है। वीकनेस, कमजोरी होती है, जैसे वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इतने टच में हम नहीं हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी करवा देते हैं। चुनौतियाँ क्या है, बच्चों को समझ कितना आएगा, वो कितने कनेक्ट कर पाएंगे। बस आप अगर रिएक्ट कर पाते हैं, अच्छे से कवर कर पाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक के ना जाएं यार, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइक्स से हमें ये पता लगता है कि कितने बच्चे थे जिनको ये क्लास पसंद आई। आओ अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा कंजक्शन नहीं है? कंजक्शन होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला, जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, इफ़, ठीक है, ये सारे आते हैं। जो ऑन होता है ना, ये कंजक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, जैसे इनटू कोई चीज़ का होता है ना, जैसे बॉय सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर बैठा है ना। कोई चीज़ किसी के अंदर है तो उसे इन लगाते हैं, कोई किसी में प्रवेश करता है तो इनटू लगाते हैं। प्रीपोजिशन कहलाते हैं ये सारे। और आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना, ये सारे के सारे कंजक्शन है। अगला सवाल, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी ए बेटर पोजिशन टू मेक। वो कह रहा है कि जो आपने इंफॉर्मेशन एकत्रित की, उससे आप एक ऐसी इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप अपने प्रोडक्ट के लिए उचित सुझाव दे सकेंगे। क्या? प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सूचनाएं एकत्रित करेंगे तो आप उसके बारे में प्रॉपर सुझाव दे पाएंगे, उचित सुझाव दे पाएंगे कि इसका मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी डिमांड है, क्या सही है, क्या गलत है। रिक, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा सही विराम चिन्ह आएगा। अब अगर आप ऑप्शन ना देखें ना तो भी मैं बता दूं क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर उपलब्ध है क्या? प्रश्न चिन्ह हो गया, सवाल पूछा जा रहा है। वैसे भी ध्यान रखो, व्हाट, विच, हु, वाई, हुम, यानी WH से कोई वर्ड स्टार्ट हो, या फिर आपके इससे जो ये इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, इनसे शुरू हो तो वो हमेशा क्वेश्चनवाचक चिन्ह होता है। ठीक है ना, हमेशा मतलब सवाल ही पूछा जाता है उसमें। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा? इंटरोगेटिव साइन बोलते हैं उसे, ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क बोल दो, इंग्लिश में इसे इंटरोगेटिव साइन बोलते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो तो फुल। ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज़। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं, या हमें स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया उत्तर क्या होगा, सबसे बेहतर विकल्प क्या होगा? तो आंसर आता है यस, लेट्स स्टार्ट। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, याद कर लो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। जो ऑप्शन केवल इंग्लिश में है ना, वो आपके पेपरों में भी इंग्लिश में ही होंगे, घबराना नहीं है, समझ आ जाएगा। सवाल देखो, विच वन इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में स्टोर करने वाली कौन कौन सी? आजकल स्टोर कौन कर रहा है? मोबाइल कर रहा है, रैम करती है, USB करता है, पेन ड्राइव करता है। प्रिंटर स्टोर नहीं करता ना, प्रिंटर का काम क्या है? आउटपुट देना। वीडियो टेप आती है, मैग्नेटिक टेप होती है, वीडियो को रिकॉर्ड करती है। मेमोरी कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव। USB का पूरा नाम क्या है? किस किस को याद है बताना। सवाल बीच में इसलिए पूछता हूँ, पता तो लगे कौन है जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, बीच में स्किप करके चले जाते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं यार, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। कल मैं एनालिटिक्स देख रहा था चैनल की, 65% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, बस सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ यार ऐसा मत करो, अगर आप सब्सक्राइब करते तो हम अब तक 3 लाख के पार पहुँच जाते। आइए अगले सवाल पर। इतनी मेहनत कर रहे हैं, बदले में एक सब्सक्राइब भी तो मांग रहे हैं। ऐसा लाल वाला बटन है, उसको दबाना है। सवाल देखो, CPU कंसिस्ट, CPU में क्या होता है? पहली चीज़ तो एक क्वेश्चन अभी आया था,
कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, CU प्लस ALU, कंट्रोल यूनिट प्लस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है, CU प्लस ALU। जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या करें। विच वन फॉलोइंग ऑप्शंस शो द सिनोनिम्स फॉर ए वर्ड वी टाइप इन MS वर्ड। ये है वो नया क्वेश्चन जो इस बार अब तक आपके पेपरों में नहीं आया है, लेकिन अब आने की पूरी संभावना है। ये क्या पूछ रहा है मैं हिंदी में बता दूँ। ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम टाइप करते हैं कोई एक शब्द तो हमें उसके सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, चाहे आप उसे पर्यायवाची बोल दो, एक तरह से हिंदी में हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। समान अर्थ वाले शब्द मिलते हैं, एक विकल्प आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, गार्ड, आर्मरिंग, इन चारों पांचों शब्द, सेफ्टी, इन चारों पांचों शब्द का मतलब है ना सुरक्षा ही निकलता है, तो ये थीसॉर्स कहलाता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसे थीसॉर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थीसॉर्स। अच्छे से याद कर लो, मैं आपको और बताता रहूँगा, लेकिन इसे कवर अप जरूर कर लेना। देखो मेरी तो कोशिश है कि हिंदी इंग्लिश जो भी हो सब कुछ आपको बताऊँगा, कवर आपको करना है जितना कर सकते हो और जैसा समझ आ रहा है, लेकिन पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें अब ऑप्शन तो नहीं बदलेंगे, चीज़ें वही है, भाषा बदल रही है ना थोड़ी सी, वो मैं बता रहा हूँ हिंदी में। समझ पा रहे हो क्या? प्लीज़ बिना लिए लाइक किए मत जाना यार अगर समझ पा रहे हो। सवाल देखो, इन ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। वो कहता है कि फेस टू फेस जो आपके ये कम्युनिकेशन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मौखिक संचार बोलते हैं या वर्बल संचार बोलते हैं, तो इसमें वो कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कितने मायने रखती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी आया हुआ है। वो कहता है कि बॉडी लैंग्वेज 55% हिस्सा होता है, जबकि 45% हिस्सा जो होता है वो शब्दों का होता है। यानी बोले गए शब्द 45%, जबकि 55% बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि क्या कह रहे हो। जैसे किसी चीज़ के लिए आपने डिसएग्री किया तो आपने मना कर दिया, गर्दन हिलाते हैं, भारत में तो ऐसे ही मना करते हैं अपन जल्दी से ना, बोलने से ज़्यादा आपने गर्दन हिला दी, 100% रिप्लाई हो गया। ये तो एक तरह से याद रख लेना, ठीक है ना। अगला सवाल, विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये कल परसों जो पेपर हुआ ना उसमें भी है, 24 अगस्त वाले पेपर में ये था। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? देखो भाई, आउटपुट तो प्रिंटर है। 2-3 आपको जो याद है वो ज़रूर बताना, इसके अलावा है ना और भी है, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखो, कीबोर्ड, माइक और माउस, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर के अलावा प्लॉटर, बड़ा प्रिंटर होता है, फ्लेक्स प्रिंटर निकालने के लिए होता है, स्पीकर, मॉनिटर, आजकल LED बोलने लग गए अपन उसको, ये भी आपका आउटपुट डिवाइसेज में ही आता है। अच्छे याद कर लेना, क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी नहीं। वैसे देखो, टाइम मैनेजमेंट क्या है, समय का प्रबंधन इनमें से किस में किया गया है? वो कह रहे हैं, एक एग्जांपल बता दो, कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। समय पर आप अपना काम कर रहे हैं, ये आपके लिए टाइम मैनेजमेंट ही है, समय का प्रबंधन करना। कि भैया मुझे इतने बजे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, इतने बजे थ्योरी, कैलकुलेशन, ड्राइंग सब पढ़ना है, टाइम पे सब चीज़ें पढ़ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट ही है। प्रॉब्लम को सोल्व करना कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। समस्या निवारण करना एक तरह से आपका स्ट्रेंथ में आता है, या आपकी यूँ किस तरह से बताऊँ, हाँ, आपकी ताकत ही गिनी जाएगी कि मैं हर प्रॉब्लम को चुनौतियों से सामना कर सकता हूँ, ठीक है। बस कंप्लीट योर टास्क एट टाइम, ठीक है ना, टाइम पर आप जो है अपना टास्क पूरा करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट है। सवाल देखो, विच वन इज डज ऑफ डिस्कशन ऑफ एंटिक्विटीज़। वो कह रहा है कि जब आप चर्चा कर रहे होते हैं किसी के साथ तो इनमें से क्या करना चाहिए। देखो भैया, जब आप ग्रुप में बैठे हैं, जब आप चर्चाएं कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दूसरों को सुने। क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? दूसरों को सुने, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उनको सुन लो। ये क्या कह रहा है? लॉस योर टेम्पर, मतलब अपना टेम्परामेंट खो दो, वहाँ इंसक हो जाओ। यूज़ इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना क्यों भैया? नहीं। टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल, जरूरी बिना ज़रूरी बातें करना क्यों करना? ये रहा, है ना। लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना, ठीक है ना। तो सीधा सीधा याद रखना,
क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। विच वन इज़ द करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर। वो कहता है कि जो विक्रेता, मार्केटर का मतलब होता है विक्रेता, जो बाज़ार में चीज़ों को बेचता है, वो ग्राहक तक कैसे पहुंचता है। देखो, जो सामान लेकर जाते हैं ना बेचने वाले, सेल्समैन बोल दो उनको, वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से वो रिटेलर के पास जाते हैं, यानी छोटे छोटे लोग बेचने वाले होते हैं, और फिर वहाँ से वो कस्टमर के पास पहुँचता है। अगर इस सीक्वेंस में आप बीच में होलसेलर को भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। तो होलसेलर है ना नंबर 2 पर आना चाहिए था, यहाँ इनकी गलती क्या है, होलसेलर को नंबर 3 पर कर दिया। मतलब इसका एक और ऑप्शन मैं आपको समझाऊँ तो ये बनेगा कि पहले मैन्युफैक्चरर आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, और फिर कस्टमर आता है। ये भी आप बोल सकते हो। कंपनी से माल बड़े लोग के पास आया, वो होलसेलर कहलाते हैं। बड़े लोगों ने छोटे खुदरा विक्रेता को भेजा, ये खुदरा है, ये थोक विक्रेता है। थोक और खुदरा इस शब्द का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, है ना भाई। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में तो यही होता है। बाकी आपके कहाँ क्या इस्तेमाल होता है शब्द मुझे ज़रूर बताइए। शायद गुजरात, यूपी, एमपी, हरियाणा में भी यही थोक और खुदरा, इसी शब्द का इस्तेमाल होता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि जो एसएमएस भेजने की हमारी भाषा होती है ना, उसमें हम शॉर्ट में एक शब्द लिखते हैं ASPS। क्या लिखते हैं? ASAP। तो पूरा नाम होता है एज सून एज पॉसिबल, कि जितना संभव हो सके उतना जल्दी प्लीज़ रिप्लाई करना। तो क्या लिखते हैं? प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ये मैसेज आपने भी भेजा होगा कई बार, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह आ गया। खैर, जब टेक्स्ट मैसेज होता था ना, उस टाइम इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी। सवाल, यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, मतलब आपको ग्राहक को ग्रीटेड मतलब मिलना है, या उसके साथ थोड़ी सी चर्चा करनी है, या उसको मतलब समझाना है, बताना है। मतलब एक मालिक ने आपको कस्टमर सौंप दिया कि यार इसको सामान दिखाना या इसको बताना कोई चीज़। चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। उसके साथ मुलाकात को पूरा करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे, या शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो पहला, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और आप ये भी नहीं कहेंगे कि बाद में आना, भाग जाए यहाँ से, है मैं तो मेरी नौकरी कर रहा हूँ, भाग जाए यहाँ से, मैं सामान कुछ नहीं देने वाला हूँ। नहीं, पोलाइटली हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ या कैसे सहायता कर सकता हूँ, बताइए। सवाल, इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म तिथि से संबंधित सूचना, स्थायी एड्रेस से जुड़ी सूचना, अगर किसी रिज्यूम में हमने डाल रखी है तो ये किस तरह की सूचना है? ये आपकी पर्सनल डिटेल है, व्यक्तिगत है, क्वालिफिकेशन नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, और कैरियर के ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। पर्सनल डिटेल है यानी व्यक्तिगत सूचना है। सिंपल सवाल, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में मदद करता है कौन? डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है त्याग या समर्पण, यानी अगर मैं पूरा डेडिकेट हूँ किसी चीज़ के प्रति तो मुझे इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैंने बहुत कराया। एक पेपर मैंने हिंदी में भी कराया हुआ है, उसको भी देख लेना, प्योर हिंदी में ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हिंदी में ही हुआ है। विच वन इज एन एक्टिव वॉइस, इंग्लिश में हमारे 2 होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। पैसिव वॉइस की पहचान है कि उसका वाक्य जब खत्म होता है ना तो वो बाय से ख़त्म होता है, यानी बाय जिनमें भी लगा हुआ है ना वो सारे के सारे पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस ये कहते हैं कि फलाना काम फलाने के द्वारा किया गया, इसके द्वारा ऐसा किया गया, वो पैसिव है। और एक्टिव कहता है कि मैंने ऐसा किया। जैसे ये देखो, राम हैज पास्ड द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास्ड बाय द राम, ये पैसिव है। एग्ज़ाम पास्ड बाय द राम, राम के द्वारा एग्ज़ाम पास कर लिया गया है, ये पैसिव है। और राम ने एग्ज़ाम पास किया, ये एक्टिव है। सिंपल, आपके पेपर में नया क्वेश्चन भी बनकर आ जाए तो ध्यान रखना, जिसमें बाय लगा है वो पैसिव है। ठीक, ए पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एंटरप्रेन्योर को शुद्ध हिंदी में उद्यमी बोलते हैं। जितने भी पार्टनर जो भी बाद में जुड़ते हैं उन सबको बिजनेसमैन बोलते हैं। ये क्वेश्चन 24 अगस्त वाली शिफ्ट में भी आया हुआ था,
पढ़ लीजिए। विच वन नॉट एन आर्टिकल, इनमें से कौन सा आर्टिकल नहीं है? सबको याद है यार, आर्टिकल ए एन और दा होता था। इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है। अभी तो एक क्वेश्चन में हम चर्चा करके आए हैं ऊपर, आर्टिकल ए एन दा ही है ना। दा कब लगता है? सिटी के नाम से पहले, है ना, विशेष स्थान के नाम से पहले, है ना, याद है कि नहीं है? इतनी इंग्लिश तो 10th में पढ़ी होगी। पेड फॉर्म ऑफ आइडिया, विचार, सामान और सर्विस पैसे देकर के ली जाती है तो इसे विज्ञापन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। और इट इज़ बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। वो कहता है कि क्वेश्चन जो है ना वो कब पूछने चाहिए? जब भी वो कहते हैं कि कोई आपका वेबिनार चल रहा हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको समझा रहा हो, कोई सर आपको क्लास में समझा रहे हो, वो कहते हैं कि सबसे बेटर ऑप्शन होता है ओपन और क्लोजिंग टाइम में आप सवाल पूछें। या तो शुरुआत में ही कि सर इस टॉपिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, मुझे थोड़ा समझाना, या फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद कि सर ये वाला जो आपने करवाया था हमें समझ नहीं आया। माय डियर, ये थे 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। वीडियो को कर दीजिए लाइक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिना लाइक के मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सबसे ज़रूरी काम है। हो सके तो इस क्लास को शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाओ यार, हमें भी सपोर्ट मिले थोड़ा सा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अभी के लिए बस इतना ही था।